आज की इस तस्वीर को देखिए। दांडी मार्च की तस्वीर है ये और इसमें दिखाई दे रहे हैं महात्मा गांधी, नमक सत्याग्रह। और इस तस्वीर को हम सब पहचानते हैं, इतिहास की किताबों से लेकर डाक टिकटों तक, स्कूल की दीवारों से लेकर संग्रहालयों तक। शायद ही कोई भारतीय होगा जिसने ये तस्वीर ना देखी हो। लेकिन इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जिस तस्वीर को हम सबसे अधिक देखते हैं उसे सबसे कम पढ़ते हैं। और अब चूंकि यह केवल एक तस्वीर नहीं, एक दस्तावेज है और हर दस्तावेज की तरह इसके भी अपने संकेत हैं। तो मेरे साथ एक बार फिर से इसे देखिए। एक दुबला पतला 60 वर्ष का वृद्ध, शरीर पर एक साधारण सी धोती, पैरों में चप्पल तक नहीं, चेहरे पर न क्रोध, न उत्तेजना और न विजय का अहंकार, और हाथ में एक लाठी। और यहीं से इस तस्वीर का रहस्य शुरू होता है। हम सब जानते हैं कि गांधी जी दांडी जा रहे हैं। हम ये भी जानते हैं कि वे नमक कानून तोड़ने जा रहे हैं। लेकिन बहुत कम लोग हैं जिनका ध्यान इन 3 सवालों की तरफ जाता है। पहला ये कि दांडी मार्च से पहले गांधी जी की तस्वीरों में यह लाठी क्यों नहीं दिखाई देती और अचानक यह उनकी पहचान कैसे बन गई। और दूसरा सवाल, जब अंग्रेजी शासन के विरुद्ध इतने बड़े बड़े मुद्दे थे तब गांधी जी ने नमक जैसा साधारण विषय ही क्यों चुना। और तीसरा, यदि उद्देश्य केवल समुद्र तक पहुंचकर नमक ही उठाना था तो 390 किलोमीटर पैदल चलने की आवश्यकता क्या थी। और इन 3 सवालों के जवाब ही इस तस्वीर को एक ऐतिहासिक घटनाक्रम से उठाकर विश्व इतिहास की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक तस्वीरों में बदल देते हैं। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति और आप देख रहे हैं ध्येय टीवी और हमारी विशेष श्रृंखला तस्वीर जो इतिहास बन गई। और इस तस्वीर में हम किसी तस्वीर की कहानी नहीं सुनाते, हम उसके भीतर छिपे इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। और आज हम समझेंगे दांडी मार्च की इसी अमर तस्वीर को। तो सबसे पहले समझते हैं बापू की लाठी को। दोस्तों, आज महात्मा गांधी की कल्पना लाठी के बिना अधूरी लगती है। लेकिन एक बहुत खास बात है कि दांडी मार्च से पहले की अधिकांश तस्वीरों में गांधी जी के हाथ में ये लाठी दिखाई ही नहीं देती। दरअसल 12 मार्च 1930 को गांधी जी साबरमती आश्रम से दांडी की ऐतिहासिक पदयात्रा शुरू करने वाले थे। तब उनके निकट सहयोगी और स्वतंत्रता सेनानी काका कालेलकर ने सोचा कि लगभग 390 किलोमीटर की इस कठिन यात्रा में गांधी जी को एक मजबूत सहारे की तो आवश्यकता होगी ही। और उन्होंने गांधी जी को एक विशेष बेत की लाठी भेंट की। लोकप्रिय ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार यह लाठी मूलतः प्रख्यात कन्नड़ साहित्यकार, राष्ट्रवादी चिंतक और शोधकर्ता एम गोविंद पई से जुड़ी थी। और गोविंद पई ने यह लाठी काका कालेलकर को दी थी और कालेलकर ने वही लाठी गांधी जी को सौंप दी। लगभग 54 इंच लंबी, हल्की लेकिन अत्यंत मजबूत यह लाठी तटीय कर्नाटक में मिलने वाले विशेष नागारा बेथा बेंत से बनी थी। और शायद उस दिन किसी ने नहीं सोचा होगा कि यह साधारण से दिखने वाली लाठी कुछ ही दिनों में पूरे स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे पहचानने योग्य प्रतीक बन जाएगी। लेकिन इतिहास वस्तुओं को उनके आकार से नहीं, उनके अर्थ से याद रखता है। इतिहास ने इस लाठी को इसलिए नहीं याद रखा कि उसने गांधी जी को सहारा दिया था। इतिहास ने इस लाठी को इसलिए याद रखा क्योंकि उसके सहारे चलते हुए एक व्यक्ति ने करोड़ों भारतीयों को खड़ा कर दिया। लेकिन किसी भी महान आंदोलन को केवल एक प्रतीक नहीं, एक ऐसा विचार चाहिए होता है जिससे पूरा समाज स्वयं को जोड़ सके। और दांडी मार्च में वह विचार था नमक। और यहीं से शुरू होता है इस तस्वीर का दूसरा और शायद सबसे जरूरी सवाल कि आखिर नमक ही क्यों। अगर गांधी जी चाहते तो आंदोलन की शुरुआत जमीन के लगान से कर सकते थे, एक बार फिर विदेशी कपड़ों के बहिष्कार से कर सकते थे, किसानों के शोषण, राजनीतिक अधिकारों या औद्योगिक अन्याय से भी कर सकते थे। ऐसे मुद्दों की तो कमी ही नहीं थी। फिर भी उन्होंने चुना नमक। पहली नजर में ये एक साधारण सा निर्णय लगता है, लेकिन इतिहासकार विपिन चंद्र लिखते हैं कि यही गांधी जी की सबसे बड़ी राजनीतिक प्रतिभा थी। उन्होंने ऐसा प्रतीक चुना जिससे भारत का हर व्यक्ति स्वयं को जोड़ सके, क्योंकि नमक तो न राजा का था, न किसान का था, न हिंदू का था, न मुसलमान का था, न अमीर का था, न गरीब का था। नमक तो सबका था और शायद यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। लेकिन गांधी जी केवल जनता को जोड़ना नहीं चाहते थे, वे ब्रिटिश शासन की नैतिक नींव पर प्रहार करना चाहते थे। ब्रिटिश सरकार ने नमक के उत्पादन और बिक्री पर एकाधिकार स्थापित कर रखा था। भारतीय अपने ही समुद्र से नमक नहीं बना सकते थे, उन्हें अपने ही देश का नमक कर देकर खरीदना पड़ता था। आर्थिक दृष्टि से यह कर कोई बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसका संदेश बहुत बड़ा था कि क्या साम्राज्य आपके भोजन का स्वाद भी तय करेगा। यही गांधी जी ने अंग्रेजी शासन की सबसे कमजोर नस पहचान ली। उन्होंने समझ लिया कि जिस दिन सामान्य भारतीय महसूस कर लेगा कि अन्याय उसके भोजन की थाली तक पहुंच चुका है,
उस दिन स्वतंत्रता आंदोलन नेताओं का नहीं, जनता का आंदोलन बन जाएगा। 2 मार्च 1930 को गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड इरविन को एक ऐतिहासिक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने 11 मांगे रखी और उनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग थी नमक कर समाप्त करना। उन्होंने साफ लिखा कि यदि सरकार इन अन्यायपूर्ण नीतियों पर पुनर्विचार नहीं करती तो वे सविनय आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। लेकिन अंग्रेजी सरकार ने इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। उसे लगा कि एक बूढ़ा आदमी समुद्र तक जाएगा, नमक उठाएगा और बात वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन वे गांधी जी को नहीं समझ पाए थे। राजनीतिक चिंतक डेनिस डेल्टन लिखते हैं कि गांधी जी किसी कानून को तोड़ने नहीं निकले थे, वे उस कानून की नैतिक वैधता को चुनौती देने निकले थे। उनका संघर्ष सरकार से पहले अन्याय के विचार से था और यही कारण है कि दांडी मार्च केवल राजनीतिक आंदोलन नहीं था, यह नैतिक प्रतिरोध की सार्वजनिक घोषणा थी। और शायद इसी कारण आज भी दांडी मार्च को केवल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की घटना नहीं, बल्कि विश्व इतिहास में अहिंसक प्रतिरोध के सबसे सफल प्रयोगों में से एक माना जाता है। और इसी बात से दांडी मार्च का सबसे असाधारण अध्याय शुरू होता है कि आखिर 390 किलोमीटर पैदल ही क्यों? यदि गांधी जी का उद्देश्य केवल दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ना था तो वे एक दिन में भी पहुंच सकते थे। रेल थी, मोटर गाड़ी थी, बैलगाड़ी थी, समुद्र वही था, फिर उन्होंने 24 दिनों तक लगभग 390 किलोमीटर पैदल चलने का निर्णय क्यों लिया? क्योंकि गांधी जी का लक्ष्य दांडी पहुंचना नहीं था। उनका लक्ष्य था कि दांडी पहुंचने से पहले पूरे भारत तक पहुंचना। यही दांडी मार्च की सबसे बड़ी राजनीतिक रणनीति थी। इतिहासकार जूडिथ ब्राउन लिखती हैं कि गांधी की राजनीति केवल भाषण की राजनीति नहीं थी, वे लोगों के बीच जाकर उनसे संवाद स्थापित करके राजनीति को जन चेतना में बदलते थे और दांडी मार्च उसी विचार का सबसे परिपक्व रूप था। 12 मार्च 1930 साबरमती आश्रम से गांधी जी के साथ केवल 78 सत्याग्रही निकले। ब्रिटिश अधिकारियों ने इसे एक सीमित विरोध माना। उन्हें लगा कि कुछ लोग समुद्र तक जाएंगे, नमक बनाएंगे और आंदोलन समाप्त हो जाएगा। लेकिन वे यात्रा की दूरी गिन रहे थे और गांधी जी यात्रा का प्रभाव गिन रहे थे। हर दिन लगभग 10 से 12 मील की पदयात्रा, हर शाम किसी नए गांव में सभा, हर पड़ाव पर स्वराज, स्वावलंबन और सत्याग्रह की चर्चा। ये केवल पैदल चलना नहीं था, ये भारत के गांव-गांव में स्वतंत्रता का संदेश पहुंचाने का सबसे प्रभावी माध्यम था। और धीरे धीरे गांव रास्ता नहीं रहे, आंदोलन बन गए। किसान खेत छोड़कर आने लगे। महिलाएं पहली बार बड़ी संख्या में सार्वजनिक रूप से इस आंदोलन से जुड़ने लगी। छात्र जुलूसों में शामिल होने लगे। व्यापारियों ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का समर्थन किया। गांधी जी जहां पहुंचते वहां लोग केवल उन्हें देखने नहीं आते, वे स्वयं इस यात्रा का हिस्सा बन जाते थे। और इसीलिए इतिहासकार रामचंद्र गुहा लिखते हैं कि दांडी मार्च ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को पहली बार वास्तविक अर्थों में जन आंदोलन बना दिया। लेकिन इस यात्रा का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं रहा, दुनिया भी इस बूढ़े आदमी के कदम गिन रही थी। अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर लगातार दांडी मार्च के साथ चल रहे थे। उनकी रिपोर्ट अमेरिका और यूरोप के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित होने लगी। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे भारत के स्वशासन की दिशा में एक निर्णायक अभियान बताया। द मैनचेस्टर गार्डियन ने लिखा कि गांधी ने ब्रिटिश साम्राज्य के सामने ऐसी नैतिक चुनौती खड़ी कर दी है जिसका उत्तर केवल शक्ति से नहीं दिया जा सकता। यहीं पर दांडी मार्च भारतीय राजनीति की सीमा पार कर विश्व राजनीति का विषय बन गया। और यह कोई संयोग नहीं था, विश्व इतिहास में अनेक प्रसिद्ध यात्राएं हुई। जहां सिकंदर की यात्रा विजय के लिए थी, नेपोलियन की यात्रा साम्राज्य विस्तार के लिए थी, मुसोलिनी की मार्च ऑन रोम सत्ता प्राप्त करने के लिए, माओ की लॉन्ग मार्च राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए। लेकिन गांधी की दांडी की यात्रा इन सबसे अलग थी। यह किसी भूभाग को जीतने के लिए नहीं निकली थी, यह लोगों के विवेक को जगाने के लिए निकली थी। शायद इसीलिए दांडी पहुंचने से पहले ही गांधी आधी लड़ाई जीत चुके थे। अब केवल समुद्र तट पर पहुंचकर एक मुट्ठी नमक उठाना बाकी था। और फिर 6 अप्रैल 1930 24 दिनों की पदयात्रा के बाद गांधी जी दांडी पहुंच चुके थे। समुद्र सामने था, लेकिन उस दिन पूरा संसार समुद्र को नहीं, गांधी को देख रहा था। देश विदेश के पत्रकार वहां मौजूद थे। ब्रिटिश खुफिया विभाग लगातार हर गतिविधि पर नजर रखे हुआ था। सभी जानते थे कि अगले कुछ क्षण केवल भारत की नहीं, विश्व इतिहास का हिस्सा बनने वाले हैं। गांधी जी धीरे धीरे समुद्र की ओर बढ़े, झुके, समुद्र तट की मिट्टी उठाई और उसमें से नमक की एक छोटी सी डली अपने हाथ में ली। बस इतना सा दृश्य, ना कोई भाषण, ना कोई तलवार, ना कोई हिंसा। लेकिन इसी क्षण ब्रिटिश साम्राज्य के एक कानून की नैतिक सत्ता टूट गई। गांधी जी ने बाद में कहा भी था,
कि प्रकृति की इस देन पर किसी सरकार का अधिकार नहीं हो सकता। यही दांडी मार्च का सबसे बड़ा संदेश था कि कानून तभी तक शक्तिशाली हो सकता है जब तक समाज उसे नैतिक रूप से स्वीकार करता है। जिस दिन जनता अन्यायपूर्ण कानून को स्वीकार करने से इनकार कर दे, उसी दिन साम्राज्य की सबसे मजबूत दीवारों में दरार पड़नी शुरू हो जाती है। इतिहासकार रामचंद्र गुहा लिखते हैं कि दांडी में उठाई गई वह मुट्ठी भर नमक वास्तव में भारतीयों के आत्मसम्मान की सार्वजनिक घोषणा थी। और फिर वही हुआ जिसका डर अंग्रेजों को शुरुआत से था। गुजरात के समुद्र तटों पर लोग स्वयं नमक बनाने लगे। मद्रास, बंगाल, पंजाब, बिहार, संयुक्त प्रांत, आसाम, देश का शायद कोई भी भाग बचा हो जहां नमक कानून न तोड़ा गया हो। सविनय अवज्ञा अब एक कार्यक्रम नहीं, जन आंदोलन बन चुका था। ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तारियां शुरू की, हजारों सत्याग्रही जेल भेजे गए और फिर आखिरकार 4 मई 1930 की आधी रात को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर यरवदा जेल भेज दिया गया। सरकार को लगा आंदोलन अब समाप्त हो जाएगा, लेकिन तब तक आंदोलन किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा। गांधी गिरफ्तार हुए थे, विचार नहीं। और यही दांडी मार्च की सबसे बड़ी विजय थी। इतिहासकार जूडिथ ब्राउन लिखती है कि दांडी मार्च ने गांधी को भारतीय राजनीति की सीमाओं से निकालकर विश्व राजनीति में नैतिक नेतृत्व का प्रतीक बना दिया था। और इसी वर्ष 1930 में टाइम मैगजीन ने महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर चुना। और यह सम्मान किसी युद्ध को जीतने के लिए नहीं, बल्कि बिना युद्ध किए दुनिया की सबसे शक्तिशाली साम्राज्यवादी सत्ता को नैतिक चुनौती देने के लिए था। और यहाँ इतिहास का व्यंग भी देखिए कि जिस व्यक्ति को विंस्टन चर्चिल ने कभी तिरस्कार पूर्वक हाफ नेकेड फकीर यानी अर्धनंगा फकीर कहा था, आज उसी व्यक्ति की यह तस्वीर ब्रिटिश साम्राज्य से कहीं अधिक जीवित है। और अब एक बार फिर मेरे साथ इस तस्वीर को देखिए। अब शायद आपको इसमें केवल गांधी जी नहीं दिखाई देंगे, आपको दिखाई देगी एक लाठी जो केवल एक वृद्ध का सहारा नहीं थी, बल्कि एक राष्ट्र के आत्मविश्वास का प्रतीक थी। आपको दिखाई देगा एक मुट्ठी नमक, जिसने करोड़ों भारतीयों को यह विश्वास दिलाया कि अन्याय का प्रतिरोध भी नागरिक का अधिकार है। और आपको दिखाई देगी 390 किलोमीटर की वह पदयात्रा, जिसने भारत को यह सिखाया कि कभी कभी सबसे लंबा रास्ता ही सबसे तेज परिवर्तन लाता है। और शायद इसीलिए यह केवल दांडी मार्च की तस्वीर नहीं है, यह उस क्षण की तस्वीर है कि जब एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी हाथ में लाठी लेकर पूरी दुनिया को यह सिखा रहा था कि इतिहास हमेशा तलवारों से नहीं बदलता। कभी कभी एक विचार, एक प्रतीक और एक साहसी कदम साम्राज्यों से भी अधिक शक्तिशाली साबित होते हैं। और अब आपके लिए एक सवाल, आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर दिखाई दे रही है, क्या इससे जुड़ी कहानी को आप जानते हैं? अगर हाँ, तो अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और हम अगली बार फिर मिलेंगे तस्वीर जो इतिहास बन गई के अगले एपिसोड में, इतिहास की एक और ऐसी तस्वीर के साथ जो केवल अतीत की गवाह नहीं, बल्कि भविष्य की प्रेरणा भी बनी। जय हिंद।